नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके द्रव्यमान और द्रव्यमान पे आधारित थ्योरी और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपके सामने कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। जड़त्व आप जानते हैं, जिस वस्तु में जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिस वस्तु में द्रव्यमान कम होगा तो उसमें जड़त्व की भी मात्रा क्या होगी? कम होगी। जैसे एक साइकिल और एक बस। बस का जड़त्व क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। वहीं साइकिल की बात करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उस बस के अपेक्षा में कम होगा। समझ रहे हो ना? तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन इसी का उल्टा ठीक पूछा है यहाँ पे, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। उसके बाद से द्रव्यमान की परिभाषा है। तो द्रव्यमान की परिभाषा है यानी कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहा जाता है। उसके बाद से द्रव्यमान बराबर जो होता है यानी कि घनत्व बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, यानी कि तीन चीज़ें पता है तो तीन चीज़ों में कोई भी निकालना होगा। आयतन निकालना हो तो पता कर लेंगे, द्रव्यमान निकालना होगा तो पता कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, आपको याद रखना है। उसके बाद से जो है अगला है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। उसके बाद से वस्तु का द्रव्यमान देखिए सब जगह एक समान होता है। भार अलग हो सकता है लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होता है? एक समान होता है, यानी कि हर जगह जो है द्रव्यमान आपका बराबर होता है, वो कहीं पर भी कम नहीं होता। उसके बाद से त्वरण के मान के को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, यानी कि त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो है आपका द्रव्यमान, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कि किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और उस स्थान बदलने पर नहीं बदलता है तो द्रव्यमान होता है। अभी अभी बात हमने किया था कि द्रव्यमान जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर जो है 50 किलोग्राम का है तो 85 किलोग्राम होगा, ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। अगला देखते हैं। आप देखिए, इस पे संख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और ये पहला प्रश्न आपके सामने ये है क्या कि किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम प्रति मीटर है प्रति मीटर है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए, ये जो दिया है 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और वेग दिया है इतना आपका, तो उस पिंड का द्रव्यमान पूछा है। तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। और किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड आपका दिया हुआ है ये, यानी कि एफ का मान है, तो एफ का मान 50 दिया है और आपको पूछा है द्रव्यमान, और ए का मान 10 है, तो 10 आकर इधर भाग करेगा, यानी कि 50 में 10 का भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यही 5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो 5 10 आपका 50 था ना, 50 में जब भाग किए थे आप 5 का तो 10 आया था। और 10 किसका मान है? तो 10 आपका किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर सी मत कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बल और त्वरण दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है कि सर एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। अगर एम बराबर यहाँ से निकालेंगे तो एफ बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और एफ बटा ए किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, तो जैसे बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, 450 भार वाली लड़की का द्रव्यमान पूछा है हमसे। तो आपको पता है कि जो हमारा एफ बराबर होता है वो क्या होता है? एम ए होता है। लेकिन इसमें न्यूटन आपका भार वाली दिया है, यानी डब्ल्यू बराबर ये ही एम क्या हो जाएगा? एम तो एम रहेगा, लेकिन ए जो था यहाँ पे वो आपका जी हो जाएगा। और जी का मान आपको पता है कि 9.8 होता है। तो 9.8 हो गया, गुणे 450 इसमें कर लीजिए, ठीक है। 450 इसमें गुणा करा लीजिए, आपका मान क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो एम बराबर निकालेंगे तो 450 बटा 9.8 हो जाएगा, क्योंकि एम का मान पता है आपका, ठीक है। और डब्ल्यू का मान पता है, तो आप जी का मान जी का मान पता है, ठीक है। एम का मान निकालना है तो भाग करेंगे तो 45 कितना आ जाएगा? 9 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। फिर वही चीज़ें,
आपको क्या करना है, 9.8 का इतना में भाग कर देना है सीधा सीधा, ठीक है। 980 बटा 9.8 होगा तो दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 98 से 98 खत्म 100 आ जाएगा। और 100 क्या होगा, किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सीधा सीधा वही बात है, 200 न्यूटन है तो 200 बटे कितना हो जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा आपका कितना 20। हालांकि द्रव्यमान पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे न कर दीजिएगा, तो किलोग्राम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अब न्यूटन के नियम पर आधारित चलते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो सीधा सीधा है भाई, अगर मान के चलिए कि आप जो है साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल जो है लगातार चलती रहेगी जब तक कि इसके बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। यानी आकर्षण बल का मतलब ये सर कि कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। अगर बाह्य बल अगर काम नहीं करता है तो साइकिल चल रही है तो चलती ही रहेगी, यह न्यूटन का कहना है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो अपने विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर भी कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम क्या है कि गति का द्वितीय नियम, जो कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका गति का दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम है कि गति का तृतीय नियम, कि इस नियम के अनुसार एक वस्तु की क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। जैसे आप एक व्यक्ति को चाटी मारते हो तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आपको उतना ही जोर से चाटी लगता है जितना कि दूसरे व्यक्ति को आप चाटी मारते हो, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर वही बात करते हैं कि अगर आप मुक्के से किसी को मारते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है लेकिन आपको कम होता है, लेकिन उतना ही चोट आपको भी लगती है। कैसे, तो सर आप एक दीवार लीजिए, दीवार पे वो उतना ही मुक्के से जोर से मारिए, देखिए आपको उतना अनुभव होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। चलिए अब देखिए कि बल समीकरण में F बराबर होता है, आपको पता है ma होता है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो सब कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये होता है। तो ये जड़त्व के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्तियां जो थी वो पत्तियां स्थिर रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही झकझोरे वहाँ से तो पत्तियाँ क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि वो गति की अवस्था में हो गई। तो वही कह रहा है कि विरामावस्था में तो विरामावस्था में थी, पहले पत्तियाँ रहना चाहती थी, लेकिन गति के कारण वो क्या हो गई, हट गई। तो उस जड़त्व का नियम है, जड़त्व के नियम पर आधारित है। प्रतिक्रिया की उसके तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तृतीय नियम है भाई। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम लोग तृतीय नियम को बोलते हैं। उसके बाद से गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है, ठीक। अगला है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है तो बल के प्रभाव के समझने में सहायक करता है। न्यूटन के गति का दूसरा जो नियम है वो बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। उसके बाद से F बराबर को पता है न्यूटन वो इतना होता है, ठीक है, रूप में जाना जाता है, जो कि द्वितीय नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, ध्यान रखना, F बराबर ma जो है आपके द्वितीय नियम पर आधारित है। उसके बाद अगला है वन लाइनर क्वेश्चन कि न्यूटन का पहला नियम जाना जाता है, तो आप जानते हैं जड़त्व का नियम। एक वस्तु पर जब कह रहा है कि जब एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, यदि तो सीधा सीधा है भाई साहब न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। पढ़ना क्या है इसको ऐसे ही देखकर बता सकते हैं। गति का प्रसिद्ध नियम था, तो आप जानते हैं गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन का नियम था, ठीक है। उसके बाद से एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती हैं, वो लागू बल पर होती हैं। उसके बाद से बल की परिभाषा को व्याख्यात किया जा सकता है तो न्यूटन की गति के पहले नियम द्वारा, यानी कि F बराबर ma, ठीक है। उसके बाद से आकर्षण की गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रलोभ होता है तो वो स्थिर होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है, स्थिर होता है। अगला है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, वो जड़त्व कहा जाता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जो है का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करे, तो वो होता है आपका गति। उसके बाद से मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर के कारण हटता नहीं है, तो जड़ता है। जड़ता का मतलब क्या है, जड़त्व है सर, के कारण हटता नहीं है, तो जड़त्व के कारण नहीं होता है। कोई भी चीज़ आप हटाएंगे अगर नहीं हटेगा तो समझिए कि उसमें जड़त्व ज़्यादा है, यानी कि द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जड़त्व क्या है, तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है।
अब संख्यात्मक प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो आप जानते हैं भाई साहब क्या 1 न्यूटन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अरे किलोग्राम का मतलब एम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है ए, तो एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ का मान क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 किलोग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। तो सीधा 3 किलोग्राम एम का मान दे दिया, मीटर प्रति सेकंड ये भी का मान दे दिया, ठीक है। उसके बाद से 40 किलोग्राम की गोली एक क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो देखिए प्रतिघाती वेग मान लेंगे कि भी होगा, तो पिस्तौल का संवेग और उसके बाद से गोली का संवेग दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो एम भी और ये माइनस में हो जाएगा गोली का संवेग, ठीक है ना। तो एम भी बराबर एम भी रख देंगे, 300 दिया है, भी दिया है, इसमें 40 गुणे 180 सीधा मान आ जाएगा हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो वो आपका आ जाएगा माइनस का 2.4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, इन क्वेश्चन को आप जो है अच्छे तरीके से हल कर लिए। मात्र इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो कि ग्रुप डी के 2018 शिफ्ट में पूछे हुए थे। तो मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आप अपलोड हो वो तुरंत आपके पास क्या हो जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।